तो कहानी की शुरुआत होती है सैम और उसकी बेटी एना से, जो एक कार से सैम के बॉस ऑडिल के घर जा रहे थे। ऑडिल की एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और सैम उस कंपनी का लॉयर था, पर ऑडिल को लास्ट स्टेज कैंसर था, इसलिए वो सैम को घर बुला रहा था क्योंकि सैम पर उसको बहुत भरोसा था, जिसकी वजह से वो मरने से पहले सैम को उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता था। वैसे तो एना को उसके साथ जाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, मगर सैम उसकी माँ के मरने के बाद से उसको ज्यादातर अपने साथ ही रखना चाहता था ताकि एना को अकेला महसूस ना हो। मगर असल में ये सच्चाई नहीं थी। एना की माँ की मौत के बाद से सैम पूरा दिन काम में बिजी रहता था और बहुत मुश्किल से ही एना से बात करता था। वो बस आज अपने साथ एना को इसी वजह से लेकर जा रहा था क्योंकि ऑडिल को फैमिली से काफी ज्यादा प्यार था और सैम भी उसके सामने अच्छा बनने के लिए एना के साथ दिखावा करना चाहता था। एना भी इस बात को अच्छे से जानती थी कि सैम बस लालच की वजह से ऑडिल के घर जा रहा है ताकि उसके पास काफी सारे पैसे आ जाएं और उसको लाइफ में किसी चीज की कोई कमी ना हो। तभी अचानक से उसको ऑडिल की कॉल आती है, जो उसके लेट हो जाने की वजह से तिलमिलाया हुआ था। पर सैम उसको समझाता है कि मैं थोड़ी ही देर में आपके घर पहुंच जाऊंगा। पर तभी अचानक से उसके फोन के सिग्नल चले जाते हैं और नाक में धूल जाने की वजह से उसको बहुत जोर से छींक आ जाती है, जिसके तुरंत बाद ही उसको रियलाइज होता है कि उसने कार को गलती से किसी के ऊपर चढ़ा दिया था। वो एना के साथ डरते हुए उतरकर बाहर आता है, जहाँ रोड पर वो एक घायल यूनिकॉर्न के बच्चे को देखता है जिसका खून नीला था और वो जख्मी हालत में दर्द से तड़प रहा था, जिसको देखकर उनके पूरी तरह से होश उड़ गए थे क्योंकि उन्होंने आज से पहले यूनिकॉर्न के बारे में बस किस्से कहानियों में ही सुना था। तभी अचानक से यूनिकॉर्न का सींग बहुत जोर से चमकने लगता है और एना उसको तुरंत ही छू लेती है, जिससे अचानक ही वो एक अजीब सी दुनिया के भ्रम में चली गई थी जहाँ उसको कॉस्मिक एनर्जी का एहसास हो रहा था। तभी अचानक से उसका भ्रम टूट जाता है। तब एना के मना करने के बावजूद भी सैम बेरहमी के साथ एक लोहे के जैक को उठाकर उस यूनिकॉर्न के बच्चे को बुरी तरह से जान से मार देता है, जिससे एना और सैम दोनों के ही चेहरे पर यूनिकॉर्न का खून गिरता है। असल में सैम किसी भी जानवर के एक्सीडेंट के बारे में वन विभाग को नहीं बता सकता था क्योंकि इससे उसको जेल हो जाती और वैसे भी वो इस वक्त लेट हो रहा था, इसलिए वो उस यूनिकॉर्न की बॉडी को साइड में नहीं फेंकता और उसको कार में ही रखकर घबराई हुई एना के साथ ऑडिल के घर पहुंच जाता है, जहां जाते ही उसकी मुलाकात ऑडिल के बेटे शेफर्ड और उसकी बीवी लिंडा से होती है, जो तुरंत ही उसको अपने साथ ऑडिल के पास ले जाते हैं। वहाँ सबसे पहले तो ऑडिल उनसे उनकी ट्रिप के बारे में पूछता है, पर उसके ऐसा पूछते ही एना को उस यूनिकॉर्न के विजन्स आने लगे, जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल जाते हैं। मगर वो ऑडिल को बस यही जवाब देती है कि वो बस थोड़ा सा थक गई है। तब शेफर्ड उसको उसके फेस पर कुछ लगे होने के बारे में बताता है, इसलिए एना फेस धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है। ऑडिल उस समय पर सैम से बात कर रहा था, जहां वो सैम को बताता है कि मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम ही ऐसे हो जो मेरी फैमिली के साथ मिलकर मेरे बिजनेस को अच्छे से चला सकते हो। और इतना बोलकर वो सैम से तैयार किए गए पेपर्स को मांगता है, मगर जब सैम उन पेपर्स को पढ़ने के लिए चश्मा लगाता है तो उसको सब धुंधला दिखने लगता है। और सबसे अजीब बात ये थी कि अब उसको बिना चश्मे के ही एकदम साफ दिखाई दे रहा था। पर अभी वो इस चीज को इग्नोर करके ऑडिल को पेपर देते हुए बताता है कि वो लिंडा से बाद में फाउंडेशन के सारे काम को करवाएगा और शेफर्ड को सारे इवेंट्स को अटेंड करने के लिए रखा करेगा। इतना बोलकर सैम ऑडिल को पेन दे ही रहा था, पर ऑडिल अभी साइन करने से मना कर देता है क्योंकि अभी वो सैम और एना के साथ और समय बिताना चाहता था। वहीं एना फेस को धोते हुए नोटिस करती है कि यूनिकॉर्न के खून के साथ कांटेक्ट में आने के बाद से उसके फेस के पिंपल्स पूरी तरह से गायब हो गए थे, जिससे घबराकर वो भागते हुए नीचे आती है और सैम को वहां से जल्दी से चलने को कहती है। मगर सैम उसको साइड में ले जाकर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अगर वो चले जाते तो ऑडिल उन पेपर्स पर कभी साइन नहीं करता। तभी अचानक से सबको बाहर से बहुत तेज आवाजें आने लगती हैं, जिसके लिए पहले तो सैम थोड़े से बहाने बनाता है, मगर वो आवाज अब और भी तेज हो गई थी, इसलिए सब लोग बाहर आकर सैम की लाई गई कार के पास आकर खड़े हो जाते हैं, जिसमें से अचानक चिल्लाते हुए वही यूनिकॉर्न का बच्चा बाहर निकलता है और उस कार की छत को अपने सींग से फाड़ देता है, जिसे देखकर ऑडिल की गार्ड शॉक काफी डर गई थी और उसने तुरंत ही उसको गोलियों से छल्ली करके खत्म कर दिया। तब किसी को भी समझ नहीं आ रहा
रहा था कि असल में ये जानवर है क्या, पर एना कहती है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके सर के आगे एक सींग है तो ये एक यूनिकॉर्न है। और ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। तब फाइनली सैम सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि उससे उस यूनिकॉर्न के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और लेट न होने के चक्कर में पहले तो उसने उसको जान से मार दिया और बाद में वो उसको कार में ही डालकर यहाँ ले आया। तब एना सबके सामने ये भी रिवील कर देती है कि यूनिकॉर्न के खून के संपर्क में आने के बाद से ही उसके चेहरे के पिंपल्स पूरी तरह से गायब हो गए थे। और सैम भी बताता है कि उसकी आंखें भी पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। एना चाहती थी कि अब वो लोग वन विभाग वालों को कॉल करके उस यूनिकॉर्न के बारे में सब सच बता दें, लेकिन ऑडिल इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था और अभी वो उस यूनिकॉर्न की लाश पर रिसर्च करके अपनी कंपनी को फायदा करवाना चाहता था। तब सैम भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि वैसे भी अगर वन विभाग वाले वहाँ आते तो उसको अरेस्ट कर लेते। अब रात में जब एना एक कमरे में थी तो सैम उसके पास आकर उसको बताता है कि जब उसने यूनिकॉर्न के सींग को छुआ था तो उसे मिर्गी आने लगी थी, लेकिन एना के हिसाब से उस समय पर वो यूनिकॉर्न के साथ एक तरह का संबंध महसूस कर रही थी और अभी भी उसको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने यूनिकॉर्न की बॉडी को ऑडिल की फैमिली को देकर अच्छा नहीं किया है क्योंकि वो लोग सच में काफी ज्यादा लालची हैं। पर सैम उसको ऐसी फालतू बातों पर ध्यान ना देने को कहकर प्रमोशन पर ध्यान देने को कहता है, जिससे एना को गुस्सा आ जाता है और वो सैम को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और बाद में वो अपनी मॉम और अपनी पुरानी फोटोज को देखने लगती है। तभी एक म्यूजियम की फोटो में उसको अपनी माँ के पीछे एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसको यूनिकॉर्न के बारे में और जानने की चाह होती है और वो तुरंत ही इंटरनेट पर यूनिकॉर्न और उसके खून के बारे में पढ़ने लगती है। तब उसको एक कहानी के बारे में पता चलता है जब मध्यकालीन समय में काफी सारे राजा और शिकारियों ने यूनिकॉर्न को पकड़ने की कोशिश की थी मगर कोई भी उसको नहीं पकड़ पाया था, लेकिन बाद में उन लोगों ने उसको एक साफ दिल की लड़की की मदद से पकड़ लिया और उसको जान से मारने के बाद राजमहल में सजाने के लिए ले गए। मगर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सब बर्बाद हो गया और उसके बाद की सारी कहानियों में यूनिकॉर्न को किसी दानव की तरह दिखाया गया था जो लोगों से काफी ज्यादा नफरत करते थे और उनके सामने आने पर उन्हें मार देते थे। अब सोने के बाद एना को डरावने सपने आते हैं जिनमें वो खुद को एक वीरान जंगल में पाती है। अब इसके अगली सुबह उठकर बाहर जाने पर वो पूरी तरह से हैरान हो गई क्योंकि ऑडिल ने यूनिकॉर्न के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने के लिए घर के एक एरिया को रात भर में ही एक लैब बनवा लिया था जहां पर वो एना और सैम को लेकर जाता है ताकि डॉक्टर सॉन्ग उनकी बॉडी को अच्छे से चेक करके पता लगा सके कि यूनिकॉर्न के खून के साथ संपर्क में आने की वजह से उनके शरीर में क्या बदलाव आए थे। तब डॉक्टर यूनिकॉर्न की कमाल की हीलिंग एबिलिटीज के बारे में बताते हैं जिनको जानकर सब लोग बहुत हैरान थे। तब एना सैम को अपने सपने और यूनिकॉर्न की कहानी के बारे में बताने की कोशिश करती है मगर सैम अभी उसको डांटकर शांत करवा देता है क्योंकि उसके हिसाब से एना की कहानियों के लिए ये सही समय नहीं था। तभी डॉक्टर भाटिया वहां आकर सबको यूनिकॉर्न के सींग के बारे में बताती है जिसके अंदर से बायो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा निकल रही थी और उसकी मात्रा सच में काफी ज्यादा थी। इवन सबसे ज्यादा हीलिंग की क्षमता यूनिकॉर्न के हॉर्न से बने चूरे में थी जो घातक से भी घातक बीमारी को ठीक करने के काबिल था। तब शेफर्ड और ऑडिल उस पावर का इस्तेमाल करके ऑडिल को ठीक करने का फैसला करते हैं और ये सुनकर सैम का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। ऑडिल को खुद पर एक्सपेरिमेंट करने से जरा भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि कैंसर की वजह से वैसे भी वो मरने वाला था, इसलिए अगर यूनिकॉर्न के खून से उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती तब भी उसको कोई खास दिक्कत नहीं थी। तब ऑडिल को एक ड्रिप लगा दी जाती है पर काफी देर तक उस पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी सॉन्ग रियलाइज करता है कि यूनिकॉर्न के सींग के अंदर से अब और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकल रही थी जिसे देखकर उसको काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वहीं ऑडिल की हालत अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी, इसलिए वो सैम का शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी वजह से उसको एक नई जिंदगी मिली थी। उसने अब सैम को अपना पार्टनर ही कह दिया था जिससे सैम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं एना अब वापस से यूनिकॉर्न के बारे में पढ़ रही होती है। तब शेफर्ड को उसको देखकर लगता है कि जैसे वो भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अपने नौकर ग्रिफिन से कहकर वहाँ पर एक प्रिंटिंग मशीन मंगवा देता है ताकि एना जो भी पढ़े उसको प्रिंट करने के बाद वो शेफर्ड के साथ साथ ऑडिल को भी दिखा सके। तभी अचानक से वहाँ खुद ऑडिल आ जाता है जो पहले से काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। सॉन्ग खुद भी उसको इतना ज्यादा एनर्जेटिक देखकर काफी खुश था। उसको समझ आ गया था कि यूनिकॉर्न के सींग में कैंसर तक को ठीक करने की क्षमता है, इसलिए अब ऑडिल उस यूनिकॉर्न को उनके हेडक्वार्टर्स में ले जाने के
लिए कहता है ताकि वहाँ पर वो उसके हॉर्न से मिलने वाले पाउडर को और भी ज्यादा मात्रा में बना सके। लेकिन सॉन्ग के हिसाब से ये मुमकिन नहीं था क्योंकि यूनिकॉर्न के सींग के पाउडर में एक खास तरह का प्रोटीन था जिसको किसी भी हाल में कोई और नहीं बना सकता। लेकिन ऑडल इससे और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जब किसी चीज की सप्लाई काफी ज्यादा कम होती है तो उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वो इस सींग से बनने वाले पाउडर को अमीर लोगों को काफी महंगे दामों में बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो सकते थे। तभी वहाँ पर एना भी यूनिकॉर्न की स्टोरी के बारे में प्रिंट करके आ जाती है और सबको यूनिकॉर्न के बारे में बताने की कोशिश करती है, मगर वो सब लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचने में बहुत ज्यादा बिजी थे, इसलिए एना की बात को कोई नहीं सुन रहा था। और तब ऑडल तो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए यूनिकॉर्न का ही खून पीता है, जिसे देखकर एना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा लालची लोग भरे पड़े थे। तब एना जबरदस्ती सबको वो स्टोरी बताती है कि काफी लोगों ने उन यूनिकॉर्न्स को पकड़ने की कोशिश की थी पर वो उसको बस एक साफ दिल वाली लड़की की मदद से ही पकड़ पाए थे, लेकिन बाद में उनके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ था। साथ ही उसके बाद से यूनिकॉर्न को एक दानव के रूप में देखा जाता था जो इंसानों को देखते ही खत्म कर देते हैं। यही सब बताते वक्त एना उनसे उस यूनिकॉर्न के बच्चे को वापस जंगल में छोड़ के आने को कहती है, मगर इससे लिंडा, ऑडेल और शेफर्ड तीनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सैम को एना को समझाने के लिए कहते हैं। और तभी उसको आसमान में चमकते हुए नीले रंग के बादल दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा अचंभित हो गई थी। अब शाम के समय में जब सॉन्ग उनकी बनाई गई टेंट की टनल से यूनिकॉर्न के बच्चे की बॉडी को लैब में लेकर जा रहा था, तभी अचानक से बायोइलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं जिससे ऑडल के पूरे घर की लाइट चली गई थी और उन सबके फोन भी पूरी तरह से बंद हो गए थे। तब ऑडल सैम से सब चेक करने को कहता है और वहीं एना अभी भी कार में ही बैठी हुई थी। अभी सैम उस टनल के अंदर गया ही था कि तभी अचानक से उसके सामने सॉन्ग की बॉडी से एक बड़े यूनिकॉर्न का सींग आर पार हो जाता है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। उस टनल के बाहर एक बहुत ही बड़े और गुस्से वाले यूनिकॉर्न को नोटिस किया जा सकता था जो असल में उस मरे हुए यूनिकॉर्न का पिता था और उसकी मौत का बदला लेने आया था। तब शॉ और बाकी सारे गार्ड्स मिलकर उस यूनिकॉर्न पर गोलियां चलाने लगते हैं। वहीं एना की कार के पास भी एक यूनिकॉर्न आकर हमला करने लग गई थी, इसलिए सैम तुरंत ही बाहर निकलकर एना की कार के पास जाता है और कार से बाहर निकलने में उसकी मदद करता है। एना भी तब कार से बाहर आ गई थी, मगर अब वो यूनिकॉर्न सैम पर हमला करने वाली थी, इसलिए एना जानबूझकर शोर मचाते हुए उस यूनिकॉर्न के पास से गुजरती है और वो यूनिकॉर्न उसका पीछा करते हुए एक जाली वाले गेट के पास आ जाती है। वो यूनिकॉर्न काफी गुस्से में थी, मगर एना को देखकर वो रुक जाती है और उसका सींग चमक लगता है। तब एना उसको भी छूने ही वाली थी कि तभी शॉ ने वहां आकर वापस से यूनिकॉर्न पर फायर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसको वहां से जंगल की ओर भागना पड़ता है। अब उसके वहां से जाने के बाद ऑडल नोटिस करता है कि जमीन पर उसका खून पड़ा हुआ था और इसका मतलब साफ था कि उन लोगों ने उसको घायल कर दिया है। तब ऑडल के मन में और ज्यादा लालच आ जाता है और वो सैम के साथ साथ शॉ और अपने गार्ड्स के साथ जंगल में जाकर उस यूनिकॉर्न को पकड़ने का फैसला करता है। वो खाना खाते हुए इसके बारे में बात करते हैं, जहाँ उन्हें ये बात भी समझ आ गई थी कि एना का मन सच में काफी ज्यादा साफ है और इसी वजह से उस यूनिकॉर्न ने बाद में उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की थी। तब एना उन्हें जंगल में जाने से रोकने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सैम वैसे तो उसकी बात सुनना चाहता था, पर वो भी ऐसा नहीं करता क्योंकि उसको भी बस पैसे ही दिखाई दे रहे थे जिनसे वो एना को एक टेंशन फ्री लाइफ देना चाहता था और इसीलिए वो ऑडेल और बाकी सबके साथ जंगल में चला जाता है। वहीं शेफर्ड अभी कुछ सोचते हुए डॉक्टर भाटिया के पास जाकर उनसे सॉन्ग की मौत के बारे में बात करने लगता है, पर असल में वहाँ बस वो भाटिया का ध्यान भटका रहा था और इसमें कामयाब होते ही वो वहाँ पर रखे यूनिकॉर्न के सींग का पाउडर उठा लेता है और अपनी नशे की आदत के चलते उसको ही टेबल पर रखकर सूंघ लेता है। वहीं एना अब तक हर चीज से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से निकलना चाहती थी, पर तभी अचानक से वो आसमान में वही नीली रोशनी देखती है और उसको रियलाइज होता है कि वो अपने पिता को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए वो अंदर जाकर वापस यूनिकॉर्न के बारे में देखना शुरू कर देती है। और तभी उसको याद आता है कि यूनिकॉर्न के पास तो हीलिंग की
की ताकत होती है, इसलिए वो घायल यूनिकॉर्न तो अब तक पूरी तरह से ठीक हो गया होगा, जिसका मतलब था कि सैम और बाकी सब एक बहुत बड़े खतरे में हैं। इसलिए वो जल्दी से सैम को कॉल करके इसके बारे में बताने की कोशिश करती है, मगर सैम के फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए उसके पास एना का कोई भी मैसेज नहीं आता। तब एना तुरंत ही ग्रिफिन के पास जाती है और उसको यूनिकॉर्न के बारे में सब बताने के बाद कोई तरीका ढूंढने को कहती है ताकि किसी तरह से सैम से कांटेक्ट किया जा सके। लिंडा ने भी उसकी ये सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसको भी ऑडेल की चिंता होने लगी थी। वहीं शेफर्ड के तो अलग ही नशे चल रहे थे। वो बस बेबी यूनिकॉर्न के सींग को डॉक्टर भाटिया से बोलकर यूनिकॉर्न के शरीर से अलग करवा देता है, क्योंकि उसका पाउडर बनाकर अब वो बस नशा करना चाहता था। वहीं सैम और बाकी सब जंगल में बायोइलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने वाली मशीन की मदद से थोड़ी देर में ही उस यूनिकॉर्न के पास पहुंच जाते हैं, जहां जाते ही अचानक से सैम के फोन में एना के सारे मैसेज डिलीवर हो गए थे। उन मैसेजेस को देखकर वो समझ गया था कि यहाँ सच में कोई ना कोई गड़बड़ है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागने लगा। पर तब तक वो यूनिकॉर्न शॉ को पकड़ लेता है और सबके सामने उसको बुरी तरह से जान से मार देता है, जिसके बाद उन्होंने बाकी सबको भी मारना शुरू कर दिया। तब ऑडिल और सैम जैसे तैसे भागते हुए ऑडिल के मेंशन के बाहर पहुंच जाते हैं, पर अब तक वो यूनिकॉर्न वहाँ पर भी आ गया था। तब सैम तो जल्दी से भागकर घर के अंदर चला गया था, मगर ऑडिल लालच में आकर एना की तरह उस यूनिकॉर्न को शांत करवाने की कोशिश करता है, मगर गुस्से में वो यूनिकॉर्न उसे वहीं पर मार गिराता है। वहीं अंदर अब सब डर के मारे पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर यूनिकॉर्न की वजह से वहाँ पर एक भी सिग्नल नहीं आ रहा था, जिससे सब बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। तब लिंडा वहाँ पर डिसाइड करती है कि अब डॉक्टर भाटिया और ग्रिफिन यूनिकॉर्न के बच्चे की बॉडी को लेकर बाहर जाकर उन यूनिकॉर्न्स को अपने पास बुलाएंगे और बाकी सब जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाएंगे। डॉक्टर भाटिया और ग्रिफिन के पास भी अब और कोई रास्ता नहीं था, इसी वजह से वो ये काम करने के लिए मान जाते हैं, मगर जाने से पहले वो सैम को वार्निंग देते हैं कि उसको किसी भी हाल में एना और अपनी जान खुद ही बचानी होगी, क्योंकि लास्ट में अगर कुछ भी होता है तो लिंडा और शेफर्ड बस अपने बारे में ही सोचेंगे। और सैम भी उनकी बात मान जाता है और भाटिया से वो सींग का कंटेनर लेकर लिंडा को दे देता है। ग्रिफिन और भाटिया भी तब डेड बॉडी को लेकर बाहर चले गए थे, मगर यूनिकॉर्न्स जैसे ही देखते हैं कि उनके बच्चे का सींग गायब है तो वो गुस्से में भाटिया को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं, जिसे देखकर ग्रिफिन जल्दी से वहां से भाग जाता है। अब लिंडा भी वहां से भागने की कोशिश में लगी हुई थी, पर तभी वो देखती है कि शेफर्ड अब तक कार के पास नहीं आया है, इसलिए वो वापस से घर में जाती है, जहां अब भी शेफर्ड उस सींग के पाउडर को चिलम में भरकर फूंक रहा था, जिससे उसको भयंकर नशा होता है और वो जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में बाहर मौजूद दोनों यूनिकॉर्न्स को भी पकड़ना चाहता था और ऐसा वो सिर्फ एना की मदद से ही कर सकता था, इसलिए वो एना से ऐसा करने को कहता है। शुरू में तो एना इसके लिए मना करती है और गुस्से में अब सैम भी कंपनी को छोड़कर एना के साथ वहां से जाने की कोशिश करने लगता है, मगर शेफर्ड उनको बाहर निकलने नहीं देता। मगर इतने में ही मेल यूनिकॉर्न घर के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सब अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। शेफर्ड ने तो अभी भी अपने पास वो यूनिकॉर्न के सींग वाला बॉक्स रखा हुआ था, क्योंकि उसके लिए उस बॉक्स से ज्यादा कीमती अब कुछ भी नहीं था, इसलिए वो लिंडा पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस लिंडा को भी यही बता रहा था कि वो एना की मदद से उन यूनिकॉर्न्स को पकड़ लेंगे और बाद में उन्हें ब्रीड करवाकर उनकी मदद से दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। पर तभी लिंडा नोटिस करती है कि असल में उस बॉक्स के अंदर वो सींग था ही नहीं। सैम ने उसको पहले से ही जानबूझकर निकाल लिया था, क्योंकि उसको खुद भी लिंडा और शेफर्ड पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। सैम और एना इस वक्त एक ही रूम में थे और उन्हें बाहर से यूनिकॉर्न के गुस्से में चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर अभी सैम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एना को वो सींग दिखाते हुए बताता है कि मैंने ये सींग सब ठीक करने के लिए चुराया है। साथ ही वो एना से अपने प्यार को जाहिर करते हुए उससे माफी मांगता है, क्योंकि अब तक वो बिल्कुल भी अच्छा पिता नहीं था। इसलिए एना भी तब इमोशनल होकर उसको हग करती है और उसको माफ कर देती है। वहीं शेफर्ड अभी भी बौखलाया हुआ था, इसलिए यूनिकॉर्न को मारने के लिए लिंडा ने एक क्रॉसबो निकाल लिया था, पर तभी एक यूनिकॉर्न गेट के अंदर अपना सींग घुसाती है जो लिंडा को लगता है और वो मौके पर ही मारी जाती है। शेफर्ड बस ऐसा होते हुए देख रहा था, मगर वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं सैम ने एना को जैसे तैसे बाहर निकालने का फैसला किया था और खुद वो उस यूनिकॉर्न का ध्यान भटकाने वाला था। एना भी तब बाहर भाग जाती है, मगर तभी शेफर्ड बाहर आकर उस पर क्रॉसबो तान देता है और उसे
यूनिकॉर्न को वहाँ पर बुलाने को कहता है, क्योंकि उसकी मदद से ही वो उस यूनिकॉर्न को पकड़ सकता था। तभी वहाँ ब्लैक वाला यूनिकॉर्न आ जाता है जो एना के ऊपर हमला नहीं करता और बस उसके बगल में लेट जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए शेफर्ड ने उसके पैरों को बांध दिया, जिसके बाद वो दूसरी यूनिकॉर्न को भी वहाँ पर बुलाकर वैसे ही बांध देता है। मगर ये सब तो असल में सैम का एक प्लान था। अब उसको यूनिकॉर्न से छुपे बिना ही शेफर्ड को पेलने का मौका मिल गया था, इसलिए वो उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। साथ ही वो एना की जान बचाने के लिए शेफर्ड के पेट में यूनिकॉर्न का सींग मार देता है, जिससे शेफर्ड अब मरने लगता है। लेकिन मरते मरते उसने भी अपने हाथ में मौजूद तीर को सैम के मार दिया था, जिससे अब सैम भी मरने वाला था। तब तक एना भी यूनिकॉर्न्स को खोल चुकी थी, जो तुरंत ही शेफर्ड को उठाकर दूर फेंक देते हैं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एना को अब सैम की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। तब सैम उससे पूछता है कि जब उसने यूनिकॉर्न के सींग को छुआ तब उसे क्या दिखा था, और एना इमोशनल होते हुए जवाब देती है कि उसकी माँ दूसरी दुनिया के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है। सैम को ये जवाब सच में काफी ज्यादा पसंद आता है और वो एना के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है, जिससे एना जोर जोर से रोने लग गई थी। लेकिन तब यूनिकॉर्न अपने बेटे के सींग को सही करते हैं और बाद में उनके सींग चमकने लगते हैं। उन्होंने अपनी ताकत से अपने बेटे के साथ साथ सैम को भी जिंदा कर दिया था, जिसको वापस से जिंदा देखकर एना खुशी के मारे सैम से लिपट जाती है। अब इसके बाद वो यूनिकॉर्न्स वहाँ से चले गए थे, पर तभी वहाँ ग्रिफिन कुछ पुलिस वालों को लेकर वहाँ आ जाता है, जो घर में इतनी सारी लाशें देखकर समझ रहे थे कि उन सबको सैम और एना ने ही मारा है। तब सैम और एना उन्हें यूनिकॉर्न और बाकी चीजों के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उन दोनों को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन इस बारे में उस यूनिकॉर्न की फैमिली को भी पता लग गया था, और क्योंकि वो एना और सैम को ऐसे ही जेल में जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए वो जानबूझकर भागते हुए पुलिस की गाड़ी के सामने से निकलते हैं, जिन्हें देखकर सैम और एना समझ गए थे कि वो यूनिकॉर्न्स उनकी मदद करने के लिए ही वहाँ पर आए थे और अब शायद पुलिस वाले उन्हें भी छोड़ देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में इस दुनिया में यूनिकॉर्न्स होते हैं या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।